जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाइयाँ बढ़िया चल रही होंगी। बीच में जो गैप था उसकी वजह दो वजह हैं उसकी स्पेशली। पहली वजह उसमें तबीयत ख़राब होना है और दूसरी वजह मेरे को वक्त नहीं मिल पाना है। कुछ और काम भी चल रहे हैं लाइफ में अपने कॉलेजेस के थ्रू। खैर अब इस बात को कंटिन्यू करेंगे, वो सब काम मैं ख़त्म कर चुका हूँ, तबीयत को मैं ठीक कर चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ में एनसीईआरटी फैक्ट सीरीज़। जैसा कि आपको बताया हमने कि इसके थ्रू हम 36 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उसका पहला लेक्चर डाल चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये जाना कि कितनी फुल फॉर्म्स हमारी एनसीईआरटी में वो डायरेक्टली उठ सकती थी, इसलिए हमने उन सबको पढ़ लिया है। अब हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑल नंबरिकल फैक्ट्स, मतलब वो सारे फैक्ट्स, वो सारे सच, वो सारे तथ्य जिसके अंदर नंबर्स हैं। ऐसे कितने फैक्ट्स हैं, 2 या 3 स्लाइड्स में अपन सब कवर कर देंगे। आइए देखते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। बात करते हैं पीएच की। अब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको कोई नॉलेज नहीं देने वाला हूँ, बल्कि मैं इन फैक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बस, ताकि इन फैक्ट्स को आप याद कर लो। ठीक है, पीएच की बात करते हैं तो पीएच वेरी एसिडिक, न्यूट्रल और वेरी बेसिक सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन किया जाता है। पीएच की बात करें तो वेरी एसिडिक के लिए ये पीएच 0 होता है, या फिर ऐसे मान लो टेंड्स टू 0, 0 की तरफ जा रहा होता है। न्यूट्रल के लिए 7 होता है और वेरी बेसिक सॉल्यूशंस के लिए 14 होता है। ठीक है, अब समझते हैं कुछ केमिकल्स और उनकी पीएच। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ केमिकल्स और उनकी पीएच, ये वैल्यूज़ डायरेक्टली उठने के चांसेस हैं अगर पीएच का क्वेश्चन आया तो, क्योंकि इनके बारे में आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम के थ्रू बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। समझिए, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर होता है, जिससे हमारा खाना पचता है, उसका पीएच कैसा होता है, बहुत एसिडिक होता है, अबाउट 1.2। आपकी एनसीईआरटी में इनके लिए अबाउट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब लगभग 1.2। तो अगर 1.3 आता है ऑप्शन में तो उसको भी आप सही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है। दूसरी बात, लेमन जूस, इसको लेमनेड भी कह सकते हो आप, लेमनेड, LEMONADE, लेमनेड। तो लेमनेड बोला है फिर लेमन जूस बोलो, एक ही बात है, इसका मतलब नींबू का रस है ना। इसका पीएच होता है लगभग 2.2। साथ में प्योर वाटर जो शुद्ध पानी होता है, या फिर यूं कहो डिस्टिल वाटर, है ना, उसका पीएच होता है 7, न्यूट्रल होता है प्योर वाटर। बात करते हैं केमिकल्स की, तो जैसे कि ब्लड है। अब बात करें हमारे खून की, तो खून की पीएच कितनी होती है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हो आप, ये इसकी पीएच कितनी होती है, 10, मतलब ये बेसिक है। देखो 7 से ऊपर जो भी है वो सब बेसिक सोल्यूशन में जाएंगे, 7 से नीचे जो भी है वो सब एसिडिक सोल्यूशन में जाएंगे। NaOH का सोल्यूशन ये एक बेसिक सोल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, तो बेस का सोल्यूशन है, इसका मतलब इस साइड भागेगा 7 से बड़ा, और ये बहुत बेसिक होता है, इसलिए लगभग इसका पीएच 14 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ बॉडी एट पीएच रेंज, इसका मतलब हमारे शरीर का, इस लाइन का मतलब है हमारे शरीर का जो कार्य की है, मतलब हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी अप्रोप्रिएट कंडीशंस में कब काम करेगी, एकदम सही तरीके से कब काम करेगी, जब उसको पीएच की रेंज 7 से लेकर 7.8 के बीच में मिलेगी। समझ गए। उसके बाद एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है, देखिए डरने की जरूरत नहीं है, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं 2, इनसे आप समझ सकते हैं। रेन मतलब क्या होता है, जो पानी बरसता है बारिश में, और एसिड मतलब एसिडिक नेचर, मतलब पीएच 7 से कम होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो जब बारिश के पानी में एसिडिटी हो या फिर एसिडिक नेचर हो, तो समझो पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6। अब एनसीईआरटी इसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू बता रही है। वैसे तो 7 से नीचे जाते ही एसिडिक चीजें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एसिड रेन जिसे कहा जाता है उसके लिए 5.6 से कम होनी चाहिए पीएच, तब जाकर आप एसिड रेन कहोगे। क्लियर है क्या। अब आगे बढ़ते हैं अपन। टूथ डिके। टूथ डिके मतलब क्या है, टूथ मतलब तो है दांत, डिके मतलब होता है क्षय, मतलब सड़ना, नष्ट होना, खराब होना, मतलब ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पर। जब बैक्टीरियाज होते हैं, हम जब शुगर खाते हैं, फिर कोई भी चीज़ हम खाते हैं, तो उसमें जो शुगर होती है वो शुगर हमारे दांतों के बीच में फंसी रह जाती है। जब बैक्टीरिया उसी शुगर को खा रहा होता है, क्योंकि आपको ये बेहतर ढंग से मालूम होगा कि हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज की थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज का बेजोड़ निवास है, मतलब वहाँ पे हैबिटाट एक तरीके से हमारे मुंह के अंदर हैं, हजारों जातियाँ हैं बैक्टीरियाज की। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो उस शुगर को खाएगा, वहीं पर ही अपना एक्सक्रीटा करेगा। मतलब मान लो दांत की सरफेस है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया ने शुगर को खाया, यहाँ शुगर फंसी हुई है, इसलिए कहा जाता है दांत साफ करके सोना चाहिए। तो उस बैक्टीरिया ने शुगर को खाया और एक्सक्रीटा किया, खाएगा तो डेफिनेटली गंदा भी करेगा। तो जो उसने अपना फीकल त्यागा है, अपना एक्सक्रीटा किया है इधर, उस एक्सक्रीटा में एसिडिक नेचर था, समझ रहे हो, जिसकी वजह से दांत की पूरी सरफेस कैसी हो गई, एसिडिक। अब एसिड तो क्या करेगा, खराब करेगा ही करेगा। तो दांत की सरफेस को खराब करने में जो एसिड का रोल है, इसके लिए टूथ डिके शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तब उस कंडीशन में तो माउथ की जो पीएच होती है वो एसिडिक हो जाती है, तो कितनी होती है, लोअर देन 5.5। इसके लिए भी 5.5 एक स्पेसिफिक वर्ड का, स्पेसिफिक लेटर का, स्पेसिफिक
डिजिट का यूज किया गया है। लोअर देन मतलब 5.5 से कम होगी पीएच तो फिर टूथ डिके हो सकता है, और अगर 5.6 से कम होती है पीएच उस कंडीशन में एसिड रेन को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस हमारे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में आखिरी प्रोसेस है, ठीक है। उसमें टोटल 3 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 चीजें बन रही होती हैं। हो सकता है वो आपसे नंबर पूछ ले तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ये 3 चीजें बनती हैं। क्लियर। नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब हम चले जाते हैं मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर नंबर 3 पे। तो 1 ग्राम गोल्ड को, सोने के 1 ग्राम जितने पैंडल को या फिर 1 ग्राम जितने मॉलिक्यूल को अगर आप मार मार के उसको तार के रूप में बनाते हो, लंबा करने की कोशिश करते हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे जो सरिया होता है या फिर जो लोहा होता है उसको पीट पीट कर लंबा करने की कोशिश की जाती है, उसका आकार बदला जाता है। समझ गए हो क्या, है ना। तो लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देते हैं, ऐसा कुछ सुना भी होगा आप लोगों ने। तो वैसे ही जो मेटल्स हैं उनको आप लंबा कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो। तो 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसको जब फैलाओगे तो पता लगता है 2 किलोमीटर लंबाई तक उसको फैलाया जा सकता है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये हमको नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी का फैक्ट है, इसलिए हमको इसे कंसीडर करना होगा। मतलब 2 किलोमीटर की लेंथ का एक वायर बनाया जा सकता है अगर 1 ग्राम सोने के मॉलिक्यूल को कूट कूट के लंबा किया जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्वारेजिया, ये क्या चीज़ है। देखो सोने की सफाई के लिए या अलग अलग जो मेटल्स होती हैं इनकी सफाई के लिए इस्तेमाल लिया जाने वाला एक केमिकल है एक्वारेजिया। इसी को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। आप चाहें तो इसका नाम नोट कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, बाकी आपकी बुक में भी इसका नाम गिवन है, रॉयल वाटर। ठीक है, तो एक्वारेजिया जो है ये शब्द को मतलब इस केमिकल को 2 केमिकल्स के द्वारा बनाया गया है, एक कंसंट्रेटेड HCl और एक कंसंट्रेटेड HNO3। दोनों ही कंसंट्रेटेड है। HCl जो है वो 3 रेशो में होता है और HNO3 1 रेशो में। इसका साधारण मीनिंग अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो यूं समझो कि अगर मैंने एक्वारेजिया बनाया है 4 चम्मच का, एक बीकर में मैंने 4 चम्मच का एक्वारेजिया बनाया है, 4 टेबल स्पून है उसमें, तो उनमें से 3 टेबल स्पून HCl के रहेंगे और 1 रहेगा HNO3 का। बात समझे। अब बढ़ते हैं आगे। अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स्ड विद आयरन टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। सर ये बात कम समझ में आई। मेरी बात सुनो। जो आयरन है, लोहा है ना, अगर सॉफ्ट आयरन है तो सॉफ्ट आयरन को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, हार्ड बनाना चाहते हो, मतलब मजबूत बनाना है, उसको कड़ा बनाना है, तो उसके अंदर, उस हमारे आयरन के अंदर आप कार्बन मिला दो। लेकिन अब बात आती है कि उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, आयरन को स्ट्रांग और हार्ड बनाने के लिए उसमें कितना कार्बन मिलाया जाए। तो हमारी एनसीईआरटी में फैक्ट लिखा हुआ है 0.05। ये पॉइंट देखो, मैं 0 नहीं बोलता हूं, पॉइंट के पहले का 0 मैं नहीं बोलता हूं, फिर भी अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो यूं भी पढ़ सकते हो 0.05% कार्बन, या फिर यूं भी पढ़ सकते हो 0.05% कार्बन। ठीक है, यहां पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। अब बात समझो। प्योर गोल्ड, जो प्योर गोल्ड आता है आपको इतना तो मालूम है 24 कैरेट का आता है, ये सुना है ना आपने। ये कैरेट और कुछ नहीं है बल्कि पार्ट को बताता है। कैसे पार्ट को बताता है वो सुनो। अगर प्योर गोल्ड होगा, इसका मतलब मान लो एक बिस्किट मेरे सामने है सोने का जो कि प्योर गोल्ड का बना हुआ है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा मुझे कहा भी गया है। ठीक है, तो अगर ये प्योर गोल्ड का है इसका मतलब इसमें AU, गोल्ड को किससे शो करते हो, AU से, तो सिवाय गोल्ड के इसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं अलॉयड गोल्ड है, अलॉय का मतलब क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है मेटल का मेटल के साथ या फिर मेटल का नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो अलॉयड गोल्ड है अगर, मतलब ये 22 कैरेट का है, मतलब ये बिल्कुल प्योर नहीं है। 22 कैरेट मतलब कंप्लीटली प्योर नहीं है बल्कि इम्प्योर है। कैसे इम्प्योर है, क्योंकि इसमें जो प्योर गोल्ड है उसका तो 22 पार्ट्स यूज किए गए हैं और कॉपर और सिल्वर जैसी मेटल्स के 2 पार्ट्स यूज किए गए हैं। मतलब देखो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है उसमें तो सिर्फ गोल्ड होता है, लेकिन जो 22 कैरेट गोल्ड है इसमें क्या किया गया है, इसमें 22 पार्ट, ये जो 22 पार्ट हैं ये पूरे पूरे गोल्ड के हैं, लेकिन पूरा तो 24 कैरेट होता है, इसलिए बाकी बचे हुए 2 पार्ट से कॉपर और AG को डाल दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस पर अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान होगे। मैं चाहूँ तो इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, डायरेक्टली ऐसे ही उठकर आएंगे पेपर में। अगर आते हैं तो आपको उसको देखकर टिक करना होगा, क्योंकि आपने इनको पहले से देख लिया है। तो एग्जाम में देखने पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो मैं पढ़कर आया हूँ, सीधा टिक करना है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ऐसा ही मैंने कुछ पढ़ा था, तो बस आपको पहचान कर टिक लगाना है, आपके मार्क्स मिल गए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नियर कुतुब मीनार। देखो कुतुब मीनार के पास में, जो कुतुब मीनार है उसके पास में ही 1600 साल पहले का एक आयरन पिलर है जो आज भी है। आयरन पिलर समझ रहे हो, लोहे का खंबा। ये लोहे के खंबे की 2 चीजें, 2 डायमेंशंस बताए गए हैं, 2 मेजरमेंट बताए गए हैं। एक उसकी हाइट 8 मीटर की हाइट है उस लोहे के खंबे की। दूसरा उसका वजन, वेट 6 टन का है, 6 टन।
1 टन मतलब 1000 किलो, तो मतलब 6 टन मतलब 6000 किलो। तो ये आपको एक शानदार फैक्ट मिला है। दूसरा, अमाउंट ऑफ कार्बन, ये उठने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन मतलब कहां कहां, देखो कार्बन की बात करें तो वो एनवायरमेंट में भी है और वो धरती के अंदर भी है। बात करते हैं धरती के अंदर कितना है। धरती के अंदर मतलब धरती की सरफेस में, माने अर्थ्स क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है टुकड़ा, भूखंड, जमीन का टुकड़ा। तो अर्थ का टुकड़ा, उसमें जमीन के अंदर कितना है, जमीन के अंदर 0.02%, 0.02, ये तो मैं बोलता हूं, आप कैसे बोलेंगे 0.02%, जैसा भी आप चाहे बोल सकते हैं। तो 0.02% कार्बन मिलता है आपको अर्थ क्रस्ट में। किस फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, समझ गए। दूसरा, एटमॉस्फेयर में, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है आपको 0.03, मतलब 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है C60, ये आपको देखने को मिलता है कार्बन का एक एलोट्रॉप, है ना। तो C60 आपको एक हिंट देता है कि इसमें कार्बन के 60 एटम्स हैं। ठीक है, इस कार्बन के एलोट्रॉप को एक नाम देते हो आप, बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन। 60 कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, जो कि आपको यहां से भी पता लग ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है विनेगर, बड़ा ही शानदार शब्द है ये, है ना। और जो डेस्क वर्क्स हैं आपकी, उसमें इसको लेकर थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी का जो फैक्ट है हम उसी को सर्वोपरि मानते हुए आपको बता रहे हैं। होता क्या है विनेगर, सर ये सोल्यूशन होता है। अब सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है वो मोस्टली वाटर होता है, और जो सल्यूट होता है वो उसमें घुलता है। बात करते हैं यहां पर विनेगर किसका सोल्यूशन है, एसिटिक एसिड का। इसका मतलब एसिटिक एसिड यहां पर सल्यूट है और इसको घोलने वाला पानी सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर सोल्यूशन बनाया। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, पर कितना होता है, 5 से 8%। मतलब मान लो अगर विनेगर 100% सोल्यूशन है, ठीक है, इस 100% सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक पानी और एक एसिटिक एसिड। क्योंकि विनेगर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, विनेगर एक सोल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड है। ये विनेगर आपके सामने मान लो, तो इसमें एसिटिक एसिड भी है और पानी भी है। एसिटिक एसिड की मात्रा 5 से 8% है, तो बाकी बचाओ परसेंटेज किसका होगा, वाटर का। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा, प्योर एथेनोइक एसिड। देखो जिस चीज को एसिटिक एसिड कहते हो ना, उसी चीज को आप एथेनोइक एसिड कहते हो। फर्क सिर्फ कॉमन नेमिंग का और आईयूपीएसी नेमिंग का है। ये चीजें क्या है, डेफिनेटली आपने पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी तो इसका लेक्चर बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। अब उसी पर काम चल रहा है। तो यह एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, प्योर एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन। सीधी सीधी बोलूं तो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट भी यही होगा। क्यों, एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक एसिड आप कहते हो। क्लियर है क्या, एसिटिक एसिड को ही आप एथेनोइक एसिड कहते हो, तो ये दोनों सेम ही है। क्लियर। अब बात समझो, एटीपी, इसका फुल फॉर्म हम लेक्चर नंबर 1 में करके आ चुके हैं, दोबारा बता देता हूं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब मान लो ऐसे, मान लो एक चीज यहां पर है, जैसे 1 2 और 3, 1 2 और 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर है क्या। तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इससे किसी बॉन्ड से अटैच होगा ना, समझ रहे हो क्या। अब सुनो, एक लाइन है हमारे सामने, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इज ब्रोकन देन एनर्जी रिलीज्ड। देखो किसी बंधन को बनाने में ना एनर्जी ये बंधन लेता है। किसी जब बॉन्ड को बनाते हो तो उसमें बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन जब इस बॉन्ड को तोड़ देते हो ना, इसमें से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। कैसे समझोगे इस बात को, समझो। जो आपका खाना होता है, वो खाने को जब आप खाते हो तो शरीर में जाके वो खाना टूटता है ना। डाइजेशन का मतलब क्या, उस खाने को तोड़ना। तो जब वो खाना टूटेगा तो उसमें से एनर्जी निकलती है ना। खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट में भी मैं ग्लूकोज लेता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6। तो जो ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी तो बीच बीच में टूटते जाएंगे, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब जो बॉन्ड्स हैं जब वो टूटते हैं तो उनमें से एनर्जी बाहर निकलती है। तो बात करें तो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, मतलब मैंने बताया कि मान लो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, तो टर्मिनल पोजीशन पे लगे हुए ना,
टर्मिनल पोजीशन पे है, बिल्कुल टर्मिनल मतलब किनारा। तो इस टर्मिनल पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है जब ये टूटेगा, टूटने से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, क्योंकि बॉन्ड टूटने से एनर्जी तो बाहर निकलती है। तो जो एनर्जी बाहर निकलती है, मतलब एक एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एनर्जी बाहर निकलती है 30.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है क्या? 30.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब समझो, इफ डिफ्यूजन वर टू मूव, एक लाइन है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs। इसका मतलब यह है, जो सांस हम लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन की नीड हमारी खोपड़ी से लेकर हमारी चोटी, हमारे पैरों तक हर जगह होती है। तो अगर बात करूं लंग्स में जो ऑक्सीजन भरी है, अगर वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू जाती, वैसे क्या होता है, वैसे सर वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचती है बॉडी के हर एक पार्ट तक, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचती, क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये काम 3 साल ले लेता, 3 साल, तब जाकर मतलब हर एक मॉलिक्यूल के लिए, कोई भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिफ्यूजन से होते 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 कहां तक पहुंचता, हमारे पैरों तक पहुंचता। समझ गए क्या? अब आगे बढ़ते हैं। तो एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट देन 18 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है, एल्वियोलर सरफेस मतलब है एल्वियोलाई। एक्चुअली जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स हमारे फेफड़े होते हैं, इस फेफड़े को अगर आप अंदर देखो तो उसमें बहुत छोटे 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 चैम्बर होते हैं, एयर चैम्बर्स या एयर सैक्स, है ना। यहाँ पे सैक्स का मतलब है SACS, SACS मतलब थैला, कोश, चैम्बर। तो एयर के जो चैम्बर होते हैं जिसमें एयर फिल होती है, उनको आप एल्वियोलाई बोलते हो। तो ऐसा एल्वियोलाई को जब फैलाते हो ना आप, तो टोटल 80 मीटर स्क्वायर का एरिया आता है। 80 मीटर स्क्वायर का मतलब भी समझते हो आप लोग? जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर, वो उसको यूं मीजर किया जाता है। देखो ऐसे, मैं आपको ऐसे बताता हूं, जैसे 1 मीटर है, उसको आप यूं मीजर करते हो, है ना। तो एरिया का यूनिट चाहिए हमको, तो मतलब मीटर स्क्वायर चाहिए होगा। 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे, तो ये चौकोर बन गया, समझ रहे हो, ऐसा करके। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इतना मान लो आप, इतना, ठीक है, इतना मान लो आप, इतना ऐसे करके, इतना बड़ा 1 मीटर स्क्वायर का एरिया मान लो, लगभग लगभग करके, ठीक है। तो ये तो 80 मीटर स्क्वायर है, मतलब ऐसा एक नहीं, ऐसे 80 चाहिए। तो सर हमारी एक एल्वियोलाई तो बहुत छोटी होगी ना। ये एक्चुअली अगर आप समझो यहाँ पर, तो एक एल्वियोलाई की बात नहीं की गई है, यहाँ पूरे लंग की कंप्लीट एल्वियोलाइज की बात की गई है। सारी की सारी एल्वियोलाइज को अगर आप यूँ फैला देते हो, वो वैसे बॉल के रूप में होती हैं एल्वियोलाई, ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे होती हैं ऐसे। अगर उसको फैला दोगे चादर की तरह, देखो अब एक ऐसे है और एक चादर की तरफ फैल जाए, एक तो ऐसे है और एक चादर की तरफ फैल जाए। चादर की तरफ फैल जाने पर सारी की सारी एल्वियोलाई चादर की तरफ फैलाने पर जो एरिया आएगा वो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया आएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, अब यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं हमारे सामने, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। मैं आपको इनके नामों के फर्स्ट लेटर के थ्रू भी अंतर बता देता हूँ, बड़ा आसान है। वैसे ये चीज़ लाइफ प्रोसेस में आप समझते हो जब आप दिल माने कार्डियक साइकिल पढ़ते हो, हमारे हार्ट से रिलेटेड बातें पढ़ते हो, तब जाके आपको डायस्टोल और सिस्टोल पढ़ने को मिलता है। पर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास अभी फैक्ट सीरीज चल रही है। डी से डायस्टोल है ना, तो डी से मतलब है ढीला पड़ जाना। ढीला मतलब देखो, हार्ट की 2 स्टेट होती हैं, या तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, हमारे इस दिल की हार्ट की 2 स्टेट होती हैं, या तो ये ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप कैसे किया जाएगा? सिंपल सी बात है, आप सोचो, अगर किसी पाइप के थ्रू आप पानी को ऊपर चढ़ाना चाहते हो या फिर दूसरे जगह तक फेंकना चाहते हो, तो उस पानी के अंदर से प्रेशर को तेज धक्का देना पड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। सही है क्या? एक और एक्टिविटी जो आपने की भी होगी, जो पाइप से पानी फ्लो हो रहा होता है, उसके फ्लो को तेज करने के लिए आप उसके मुंह पर ऐसे अंगुली लगा देते हो। लाइक पाइप है, आगे पानी फ्लो कर रहा है, आप उसके मुंह पर अंगुली लगाओगे तो जो सर ये वाला एरिया है ना, इसको आप कम कर दोगे। एरिया कम करोगे तो जो फोर्स है अब वो प्रेशर की तरह काम करेगा। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए पानी बाहर ज़्यादा जाएगा। तो एक तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे सिस्टम को, कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं लगा रहे हो थोड़ा बहुत, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर डी फॉर है ढीला पड़ना। ढीले पड़ने का मतलब है जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, जो हमारा हार्ट होता है उसके जो चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एस मतलब सिस्टोल, एस का मतलब होता है सिकुड़ना, एस का मतलब सिकुड़ना, डी से मतलब ढीला पड़ जाना। सिकुड़ जाना मतलब यूं प्रेशराइज करना। अब जब दिल जो है, हमारे दिल के चैम्बर्स जो हैं, जब वो ऐसे सिकुड़ेंगे, सिकुड़ने से क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, आगे भागेगा खून। और डायस्टोल में क्या होता है, दिल ढीला पड़ जाता है, मतलब मैं ब्लड पंप नहीं कर रहा, मतलब मैं सिकुड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। तो डी से ढीला पड़ना और एस से सिकुड़ जाना। तो वो कंडीशन जब सिकुड़ जाता है दिल, इसका मतलब सिस्टोल होता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमारे हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर होता है ना, वो 120 मिलीमीटर
मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए ये एक यूनिट होता है mm ऑफ Hg। तो 120 mm ऑफ Hg होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। नॉर्मली, नॉर्मल का मतलब क्या है? जब इंसान की तबीयत खराब नहीं हो, ठीक हो। अदरवाइज कोई कार्डियक पेशेंट होता है ना, उसके लिए सिस्टोलिक प्रेशर बदल जाता है, ठीक है। अब समझो, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर मतलब नॉर्मल कंडीशन, जब कोई इंसान बीमार नहीं है, तब उसका दिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा ब्लड का वो 80 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको इन दोनों की बहुत कम जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि ना तो आपके रेफरेंस में इतनी इंफॉर्मेशन है और ना ही आपको इसकी ज़रूरत है, और फिर एग्जाम पास आने की वजह से हमें सिर्फ काम की और रेलेवेंट बातें ही पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल फिल्ट्रेट इन किडनी। मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट देना चाहूँगा बड़ी मज़ेदार तरीके से। अगर हमारी बॉडी में किडनी नहीं होती ना, किडनी जैसा सिस्टम नहीं होता, मतलब किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। ब्लड को फिल्ट्रेट करने से क्या होता है? जो ब्लड में से कचरा है उसको निकाल दिया जाता है और उसको बाहर फेंका जाता है। अगर किडनी जैसा सिस्टम काम नहीं करता तो हमारी बॉडी से टोटल कचरा बाहर निकलता ना। मतलब अगर किडनी फिल्ट्रेट नहीं करती, फिल्टर नहीं करती, और फिल्टर करने के बाद में एब्जॉर्प्शन नहीं करती, तो इंसान मर जाता। कारण इनिशियल फिल्ट्रेट इन किडनी 180 लीटर मतलब 180 लीटर का टॉयलेट इंसान बहा देता अगर एब्जॉर्प्शन ना होता तो। बात समझ रहे हो? मतलब अभी हम पूरे दिन भर अगर मैं कहूँ कितना टॉयलेट करते हैं, लगभग सर कभी ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा टॉयलेट करते हैं, कम पानी पीते हैं तो कम टॉयलेट करते हैं। ये सबका अलग अलग अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी एवरेज हम 1 से 1.5 लीटर का टॉयलेट करते हैं पूरे दिन में। ये हकीकत है और ये हमारे स्टडी का हिस्सा है, एक्सक्रीशन का हिस्सा है। बात समझो, बस यहाँ पर आपके एनसीईआरटी ने फैक्ट को थोड़ा सा बदल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 2 लीटर इंसान एक दिन में टॉयलेट करके आता है। वो जो टॉयलेट है ना, वो इंसान 180 लीटर कर रहा होता। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर 180 लीटर का प्रोडक्शन हो रहा है। देखो किडनी जो छान रही है, मान लो मैं आपको समझाता हूं तरीके से। मान लो ब्लड है, यूं ब्लड जा रहा है ना, मान लो किडनी है, सपोज दैट ये किडनी है, मान के इसको किडनी मानो, यूं ब्लड जा रहा है, ठीक है। ब्लड को छाना, अब ब्लड तो आगे फ्लो होकर चला गया, प्योर हो गया ब्लड, तो कचरा निकल गया ब्लड में से, तो छन के इस ट्यूब में पहुंच गया, वो कचरा है मान लो, ठीक है। उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। तो जो छन के गया आगे की तरफ, अभी तो छन कर जा रहा है धीमे धीमे, तो इस छने हुए में से जो 180 लीटर बना हुआ है ये, इसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्यों? अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाएगा तो ये सारा का सारा बाहर जाएगा, उसके बाद इंसान की बॉडी से डिहाइड्रेशन होगा और इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए इसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तब जाकर क्या होता है, जो 180 लीटर बना है फिल्ट्रेट, उसमें से सिर्फ 1 से 2 लीटर इंसान बाहर फेंकता है और बाकी बचा हुआ सारा का सारा बॉडी में वाटर की तरह कंजर्व रहता है। वो गंदा नहीं होता है, वो अच्छा होता है, क्योंकि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला है, इसमें से कचरा इसमें कम रखा है। समझे? तो इसलिए इनिशियल फिल्ट्रेट, शुरुआत में जो फिल्ट्रेट बन रहा होता है ना, वो 180 लीटर होता है। लेकिन जब उसको एक्सक्रीट किया जाता है तब यूरिन नाम कहलाता है। वो यूरिन पहले नहीं कहलाता। जब वो देखो कचरा तो फिल्ट्रेट भी है, कचरा तो यूरिन भी है, बस फर्क इस बात का है, इस कचरे को बनाया जा रहा है और इस कचरे को निकाला जा रहा है। जिस कचरे को बनाया गया वो 180 लीटर था, लेकिन उसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो बच रहा है, जिसे आप फेंकने वाले हो, उसे आप यूरिन कह रहे हो, और वो 1 से 2 लीटर एक दिन का है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। इसका मतलब क्या है? वैसे तो मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा कह सकता हूं कि ये स्टेटमेंट आप रट लीजिए, पर थोड़ा सा देख लीजिए डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अगर उसके आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है जिसमें अभी हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझो। वैसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैं आपको ये ढंग से समझाऊंगा। होता क्या है, जो इस साइड वजाइनल पोर्शन होता है फीमेल में, उसके अंदर पीनिस की एंट्री होती है, जिसके बाद में इजैक्यूलेशन से यहाँ सीमन या फिर स्पर्म बाहर निकलता है। अब मान लो जो स्पर्म यहाँ पर आया है, ठीक है, वो स्पर्म आगे बढ़ेगा, इस साइड बढ़ता है, इस वाले पोर्शन पे जहाँ मैंने ब्लैक डॉट बनाया है, ठीक है। साथ ही साथ अब फीमेल के अंदर यहाँ से जो ओवम निकला, ओवम, इसी ओवम को आप एग सेल भी कहते हो। उसी एग के बारे में लिखा हुआ है। ये एग कोई मुर्गी का अंडा नहीं है, फीमेल की बात हो रही है, जो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में निकलता है। तो जो एग है, इस एग को इस साइड पहुंचाया जाएगा,
इस ब्लैक डॉट के पास में, मतलब ओवम पहुंचेगा यहाँ पर, स्पर्म पहुंचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को आप कहते हो क्या, फर्टिलाइजेशन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर स्पर्म अंदर नहीं आया है, मतलब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में क्या इस ओवम को स्पर्म मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये जो एग है उस कंडीशन में अनफर्टिलाइज्ड रह जाएगा। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड रहेगा तो आने वाले टाइम में यही एग बाहर की तरफ निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और ये काम सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। तो देखो, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन इट लाइव्स या फिर लीव्स फॉर अबाउट 1 डे, एक दिन के लिए रहता है यहाँ पर, उसके बाद इसको बाहर निकल जाना होता है वेस्ट के थ्रू। ठीक है, ये आपको डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये दोनों चीज़ों को डिटेल से हमने समझाया हुआ है हमारे चैप्टर हेरिडिटी में, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर हम आपको सिर्फ नंबर्स के फैक्ट्स बता रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इस पर काम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट उड़ जाता है तो आप इसमें इजीली टिक करके आ सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप होता है 3:1 और जीनोटाइप होता है 1:2:1, है ना। डाईहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप होता है 9:3:3:1 और जीनोटाइप होता है 1:2, ऐसा करके अगर बोलोगे 1:2 करके तो लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आप शॉर्ट में बोलो। बस हर दो नंबर के बीच में रेशो लगा देना, हर दो नंबर के बीच में रेशो लगा देना, हर दो नंबर के बीच में रेशो लगा देना, हर दो नंबर के बीच में रेशो लगा देना। ऐसा कर सकते हो ना। इसको डायरेक्टली कैसे बोलोगे, 12 12 24 12 1, डायरेक्टली बोलो 12 12 24 12 1, और हर दो नंबर के बीच में, मतलब सबके बीच में रेशो लगाते चलो। ये साइन रेशो का है, डॉट 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 डॉट, इसको रेशो का साइन कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, फिनोटाइप जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, फिनोटाइप जीनोटाइप डाईहाइब्रिड क्रॉस का। अब सुनो, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, ये दोनों ही क्रोमोसोम होते हैं। बस फर्क इस बात का है, सेक्स क्रोमोसोम्स गैमीट्स में पाए जाते हैं या फिर सेक्स सेल्स में पाए जाते हैं। लाइक मेल के गैमीट की बात करूं तो वो होता है स्पर्म, और फीमेल के गैमीट की बात करूं तो वो होता है ओवम, माने एग। क्लियर। तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जोड़ा होते हैं। इंसान के शरीर में सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो वो एक जोड़ा है, लेकिन अगर ऑटोसोम्स की बात करूं तो वो कितने, 23 जोड़े। बात समझे, एक्चुअली 23 पेयर्स नहीं है, 22 पेयर्स हैं, सॉरी 22 जोड़े, मिस्टेक, क्योंकि टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम ह्यूमंस की सेल्स में होते हैं, सेल की बात कर रहा हूं। उस सेल के अंदर क्रोमोसोम 23 जोड़े होते हैं, उनमें से 22 पेयर तो होते हैं ऑटोसोम्स के। ऑटोसोम मतलब वो वाले क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, और जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका केवल एक जोड़ा मिलता है। मेल के अंदर ये जोड़ा कैसा मिलता है, XY, और फीमेल में मिलता है XX। क्लियर। कुल मिलाकर 22 जोड़े, ये एक जोड़ा ये मिलाओगे तो 23 जोड़े हो जाएंगे, मतलब टोटल 23 पेयर्स मिलते हैं क्रोमोसोम्स के। क्लियर। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब क्या होता है, देखो जहां कुछ नहीं होता वहां हवा होती है, लेकिन जहां हवा भी नहीं होती है ना वहां वैक्यूम होता है। मतलब मान लो एक कमरे से मैं सब कुछ खाली कर देना चाहूँ, है ना, सारा सामान बाहर निकाल दूं तो वो कमरा खाली लगेगा, लेकिन फिर भी उसमें हवा भरी हुई है। लेकिन अगर उस जगह से मैं हवा को भी गायब कर दूं, एक ऐसा एयर टाइट चैम्बर बना दूं जिसके अंदर एयर है ही नहीं, समझ रहे हो, ऐसा एक चैम्बर बना दूं जिसमें से एयर सारी निकाल लूं, सारी एयर खींच लूं, तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो वही चीज़ हमारी वैक्यूम कहलाती है। वैक्यूम में जहां पर कुछ नहीं होता है वहां लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हम इस चैप्टर में ही देंगे, ऑप्टिक्स वाले में, लाइट वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए आप इसके वैल्यूज़ को याद रखो, ये वैल्यूज़ काम के हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को मैंने कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन जब बनेगा तो हमारे लिए ये वैल्यूज़ काम आएंगे। मेरी बात धीरे धीरे सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इस साइन से शो करते हो, ठीक है। इसको आप यूँ बना सकते हो, मतलब ऐसा एन सा बनाया और नीचे एक डंडी ले जाए खींच दी, ठीक है। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन इसमें देखने को मिल जाते हैं, लाइक बच्चे बनाने वक्त थोड़ा मोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत ऐसा शेप आना चाहिए। क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का, W माने वाटर है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है 1.33। आप इसको डायरेक्टली याद रखो, है ना, लेकिन मेरा मानना है आप 4/3 भी याद रखो, बताता हूँ क्यों। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास मतलब होता है कांच, ठीक है क्या। ये ग्लास किसी भी प्रेजेंट का हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है, जहाँ भी ग्लास प्रेजेंट है उसका लगभग 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है ना। और 3/2 भी इसी को बोलते हैं। सर 3/2 तो 1.5 होता है ना, इसलिए निकल कर आया है। क्लियर है क्या। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने क्यों बताई, बताता हूँ, सुनो। हो सकता है आपसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, तब तो आप ये लिख कर आ जाओगे या फिर इसे टिक करके आ जाओगे, चलेगा। हो सकता है आपसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे और आपको ये दिया हो तो आप इसे टिक कर दोगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस लेवल का बनाया और ये बोला कि सर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब क्या करोगे सर? तब हम ऐसा करेंगे 1.33 लिखेंगे, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यही है, हम इसे लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं गिवन है, एनसीईआरटी में ये नहीं गिवन है, ये और ये गिवन है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ये डिवाइड बाय ये, तो बहुत आसान तरीका बताऊंगा अभी करने का मैं, इसके थ्रू मुश्किल हो जाएगी आपको। देखो कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में तो यही है, तो आप ये लिखते। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है ये, तो आप ये लिख दोगे यहाँ पर 1.52। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे सर? डेसिमल से डेसिमल हटाऊंगा, चलो हटाओ। अब 133 में 152 का भाग लगाओगे, सोचो कितनी मुश्किल आएगी, कितना लंबा वक्त लगेगा। यूं ही छोड़ दोगे तो आप इस मामले में डरोगे कि मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया तो मेरे मार्क्स कटेंगे या फिर पूरे नहीं मिलेंगे। तो सुनो मेरी बात, अब आसान तरीका यार, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और 1.33 4/3 से ही आता है, तो मैं 4/3 लिख दूं, चलेगा? लिख दो। अब देखो चमत्कार, ये लिख दिया, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है, जो कि 3/2 से निकल कर आता है, तो मैं 3/2 ही रख दूं, यहां पर रख दो, किसने रोका है? अब क्या होगा मालूम है? इसे यहां भेज दो और इसे यहां भेज दो, ठीक है। अब क्या होगा सर? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया, तो ये लो 8 डिवाइड बाय 3 3 9, तो 8/9। क्या 8/9 को सॉल्व करना आसान है, या फिर जो आपने पहले देखा था 133/152? डेफिनेटली वो ज़्यादा मुश्किल है। 133/152 ज़्यादा मुश्किल है सॉल्व करना, 8/9 आसान हो जाएगा। समझ गए क्या? तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको शॉर्ट में छोड़ देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। दूसरा जो हीरा होता है, हीरा डायमंड, उसकी बात करें तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, फिक्स वैल्यू आप याद रखें। और जो एयर होती है, हवा होती है, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लगभग 1 के बराबर होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 1.0003। नियरेस्ट पॉइंट ऑफ आई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी आंख से वो समीपस्थ दूरी, मतलब वो पास से पास वाली डिस्टेंस जिस पर हम आसानी से बिना आंखों को परेशान किए देख सकते हैं परफेक्टली, उसे कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट ऑफ आई, जो कि 25 सेंटीमीटर है। सर अगर मैं 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा करीब ले आऊं अपनी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के, तो उस कंडीशन में क्या मैं देख नहीं पाऊंगा? देखूंगा, लेकिन मेरी आंख को उस चीज को एकदम क्लियरली और साफ साफ देखने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो पास वाला बिंदु, हमारी आंख के पास वाला वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट रखने से हम इजीली बिना आंख को परेशान किए उस ऑब्जेक्ट को क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है हमारी आंख से लेकर उस पॉइंट के बीच की। फिर आता है फारदेस्ट पॉइंट ऑफ आई, आंख से दूर वो पॉइंट जहां पर मैं ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकता हूं, वो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है, क्योंकि देखो इनफाइनाइट को हिंदी में अनंत कहते हैं। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता। सर जिसका अंत नहीं होता उसे मैं कैसे देख सकता हूं? यहां अनंत का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक ऐसी डिस्टेंस जिसको मेजर ना किया जा सके, जिसको देखा ना जा सके। यहां अनंत का मतलब हमारे साइंस के प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये निकल कर आता है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आंख देख सकती है दूर तक सफाई के साथ, बड़े आराम से देख सकती है। लाइक एग्जांपल की बात करूं, क्या यहां से लेकर सूरज तक की दूरी कम है? क्या बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन उसे भी इंसान देख सकता है, बूढ़े से बूढ़ा इंसान उसे देख सकता है। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस वो वाला पॉइंट लाती है जहां पर इंसान की आंख बिना परेशानी के ऑब्जेक्ट को देख सकती है साफ साफ। वो है फारदेस्ट पॉइंट ऑफ आई, जो कि हमारी आंख के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट। वैसे ये दोनों पॉइंट्स, चाहे नियरेस्ट पॉइंट हो चाहे फारदेस्ट पॉइंट हो, एक हेल्दी आई के लिए डिनोट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू। हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? पहले समझो हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या होता है। देखो फील्ड का मतलब तो ये होता है जगह, है ना। हॉरिजॉन्टल तो इसी को बोलते हैं ना भाई, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वर्टिकल बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, और ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला फील्ड है ये, इस हॉरिजॉन्टल फील्ड में हमारा व्यू कैसा है? अगर आप देखो तो एक आंख खोल के देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप सीधा सीधा देख रहे हो, बल्कि आप ऐसे देख रहे हो। आपको यहाँ का सिनेरियो भी दिखता है, यहाँ का सिनेरियो भी दिखता है, यहाँ का सिनेरियो भी दिखता है। अगर आप इसको एंगल्स में मेजर करते हो तो ये निकल कर आता है 150 डिग्री, माने 150 डिग्री आपकी एक आंख से आपको दिख जाता है। लेकिन जैसे दूसरी आंख भी खुल जाती है ना, तब ये विजन कुछ यूं दिखता है, समझ रहे हो? कुछ यूं दिखता है, कुछ यूं। तो ये 180 डिग्री निकल कर आता है पूरा का पूरा। तो दो आंखों से जो विजन निकल कर आता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू, एक आंख से 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री निकल कर आता है, और दो आंखों से 180 डिग्री निकल कर आता है, ठीक है। ये एंगल्स है दोनों के दोनों। अब समझो नेक्स्ट पॉइंट, 35 मिलियन। अब आपका क्या है? येलो बॉक्स है। येलो बॉक्स में से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले। 35 मिलियन पीपल इन वर्ल्ड आर ब्लाइंड।
टोटल 35 मिलियन की जनता है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, जो कि ब्लाइंड है, मतलब देख नहीं सकती है। अलग अलग रीजंस होंगे लेकिन सब ब्लाइंड की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब इनमें से जो 4.5 मिलियन पीपल ऐसे भी हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, मतलब उनकी कॉर्निया में डिफेक्ट है और कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। तो मतलब उनको नया कॉर्निया देकर उनको वापस रोशनी दी जा सकती है, उनको वापस देखने पर, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि वापस वो देख सकेंगे जीवन में, उनकी आंखों में रोशनी होगी, वो किया जा सकता है क्योंकि वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। मतलब उनके कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, एक हेल्दी कॉर्निया को उनकी आंख में डालकर उनको भी रोशनी प्रदान की जा सकती है। तो क्या बोला मैंने, 4.5 मिलियन पीपल है जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के साथ जी रहे हैं। अब इन 4.5 मिलियन में से 60% जो है वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। 60%, एक छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। 4.5 मिलियन को अगर 100% मानूं तो उसमें से 60% तो बच्चे निकल कर आते हैं। जो बच्चे हैं ना वो 12 की उम्र से छोटे हैं, 12 साल की उम्र से छोटे वाले हैं, ठीक है। अब समझो, अब बात यह है कि जो आई है उसको रिमूव भी तो किया जाना चाहिए। मतलब कोई मरने के बाद अगर आई डोनेट करता है तो उस कंडीशन में उसकी मौत के बाद में 4 से 6 घंटे के भीतर भीतर उसकी आंख को निकाल लेना चाहिए, ठीक है। बात करें आंख निकालने में वक्त कितना लगता है, तो पता लगता है कि भाई आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स। आंखों का निकाल लेना, इन आई बॉल्स का बाहर निकालने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं। वन पे अब ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग लाइन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग लाइन पूरी एनसीईआरटी की तगड़े वाली। एकमात्र ऐसा फैक्ट है जो बहुत कंफ्यूजिंग है और लोगों को लगता है गलत है, पर गलत नहीं है, सही है। सुनो, 1 पेयर ऑफ आईज गिव्स विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। इसका मतलब 2 बातें हैं इसमें। पहला, 1 पेयर ऑफ आईज, 1 पेयर ऑफ आईज मतलब एक जोड़ा आंखें, एक जोड़ा आंखें मतलब 2 आंखें, क्लियर। 2 आंखों के माध्यम से, सुनना मेरी बात, 2 आंखों के माध्यम से, 2 आंखों की वजह से आप 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को रोशनी दे सकते हो। बात दोबारा सुनो, आंखें 2 हैं और बचाना चाहते हो 4 को। 2 आंखों से आप 4 लोगों की रोशनी बनाओगे, ये कैसे पॉसिबल है? देखो दोबारा सुनना मेरी बात, यहां पर मैंने सिर्फ ब्लाइंड नहीं कहा है, मैंने कॉर्नियल ब्लाइंड कहा है। और मैंने आपको अभी भी बताया, या मैं 4 लिख दूं ढंग से यार, मैंने आपको अभी भी बताया कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। अब सुनो, होता क्या है, एक हेल्दी इंसान की जो आई होती है ना, उसकी में से मान लो ये जो आई है, एक आंख निकली, दूसरी आंख निकली, 2 आंखें हो गई। इस आंख के पास भी कॉर्निया है, इस आंख के पास भी कॉर्निया है। अब होगा क्या, इस आंख का इस्तेमाल किया कॉर्निया निकालकर, उस कॉर्निया के पीस किए, उस कॉर्निया के पीसेस करके उसको डाल दिया 2 आंखों में। मतलब मान लो मेरी आंख निकाली ये वाली, ठीक है, यहां पर 2 बंदे खड़े हैं, ये दोनों कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के साथ पीड़ित हैं। मैं ढंग से देख सकता हूं लेकिन मैं मरने वाला हूं, ठीक है। तो मेरी इस आंख को निकाला जाएगा और जो कॉर्निया है इसके ऊपर, इस कॉर्निया के पीसेस किए जाएंगे, बाकायदा कट करके सेक्शन लेके पीसेस किए जाएंगे और इन दोनों की आई में उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो 2 आंखें बच गई, इस इंसान की 2 आंखें बच गई मेरी एक आंख से, ठीक है। अब मेरी इस वाले कॉर्निया के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, इस आंख के कॉर्निया के साथ में ये 2 आंखें बचाई जाएंगी। सर अगर ऐसा कर रहे हैं तो सिर्फ 4 क्यों, 16 क्यों नहीं? देखो, कॉर्निया के बहुत ज़्यादा पीसेस करना नुकसानदायक हो सकता है उसको विजन ना मिले और जिसकी आंख का कॉर्निया निकाल रहे हो वो कॉर्निया वेस्ट हो जाए। इसलिए मैक्सिमम सेफ्टी के साथ काम करते हुए और प्रॉपर कटिंग के साथ काम करते हुए हम 2 आंखों से मतलब 2 कॉर्निया के थ्रू, 2 आंखों से मतलब 2 कॉर्निया के थ्रू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल की जिंदगी बचा रहे हैं, 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को दोबारा रोशनी दे रहे हैं। क्लियर है बात? तो ऐसे है ये 1 पेयर ऑफ आईज कैसे काम कर रही है, कॉर्निया को कट करके ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, ठीक है। अब एक आता है प्रिज्म की बात हो रही है। देखो प्रिज्म का शेप कुछ ऐसा है, मैं आपको एग्जैक्ट शेप तो यहां पर नहीं बनाकर दे पा रहा हूं, या यूं कहूं कि शेप तो मैंने बनाकर दे दिया पर एग्जैक्टली प्रिज्म शो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो आप गूगल पे भी शो कर सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं, चेक कीजिएगा, उसमें आपको पता लगेगा। तो एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ग्लास मतलब कांच का, इस कांच के प्रिज्म में आपको क्या क्या मिलता है? 2 चीजें मिलती हैं, गौर से सुनो। पहला मिलता है ट्रायंगुलर बेसिस, मतलब ए देख रहे हो, ट्रायंगुलर मतलब ऐसा होता है ना 3 कोने वाला, एक यहां पर है, ये वाला भी तो है, समझ रहे हो? तो एक 2 ट्रायंगुलर बेसिस है ना। दूसरा, अगर आप इसे देखो, अगर आप इसे देखो, देख रहे हो ऐसे, तो ये रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर एक यहां पर है, एक नीचे है, ये देख रहे हो, ये वाला नीचे वाला, और एक यहां पर है, ऐसे करके, ठीक है। ये आप अगर गूगल पे इमेज निकाल के देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। तो 2 ट्रायंगुलर बेसिस मिलते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस मिलती हैं आपको एक ग्लास प्रिज्म में। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है उसके पास कितने कलर होते हैं? ये बड़ी बेसिक सी बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगी, जिनको नहीं पता है वो जान लो। 7 रंग होते हैं।
विबग्योर नाम से आप जिसको बुलाते भी हो, है ना। व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। देन सन की विजिबिलिटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको लेकर शानदार कंसेप्ट भी बनता है, ठीक है। बात सुनिए, ह्यूमन आई वाला चैप्टर से ये पॉइंट, सन की जो विजिबिलिटी है, मैंने सन की विजिबिलिटी का मतलब क्या है, गौर से सुनना, बहुत काम का है। सन मतलब सूरज, है ना। सूरज की विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब दिखना। एक शब्द आता है उगना, एक शब्द आता है दिखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। देखो, उगने का मतलब तो है कि वो चढ़ आया, सूरज ऊपर की ओर चढ़ आया। एक होता है डूबना, डूबने का मतलब है सूरज डूब गया, यही कहते हैं ना अपन। लेकिन एक होता है दिख रहा है, मतलब सूरज डूब गया फिर भी दिख रहा है, सूरज उगा नहीं है फिर भी दिख रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप लाइट वाला, मेरा मतलब ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसका लेक्चर हम लेकर आएंगे। पर फिलहाल के लिए आप यहाँ से बेसिक तरीके से समझें कि सन की विजिबिलिटी 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, मतलब एक्चुअली जब सनराइज करता है ना, उससे 2 मिनट पहले पहले, क्योंकि उसकी किरणें निकल कर आ रही हैं, सूरज आए ना आए उसकी किरणें जरूर आएंगी। वही बात है ना, मान लो इंसान मोटा है तो उसके चलने के दौरान उससे पहले उसकी तोंद पहुंच जाती है, कुछ ऐसा अगर माने तो जो सन है उस सन के आने से पहले पहले उसकी किरणें पहुंचती हैं, तो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही उस सन की विजिबिलिटी आने लगती है। क्या सन उगा है, सनराइज हुआ है? नहीं, लेकिन सन विजिबल है। क्यों? क्योंकि सन की रेज दिख जा रही है हमको, ठीक है। उसके बाद में 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, एक्चुअली सनसेट हुआ है उससे पहले पहले उसके 2 मिनट, मेरा मतलब उसके 2 मिनट बाद में, मान लो सनसेट तो हो गया लेकिन सन की किरणें तो अभी भी है ना, मान रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? कुछ यूं समझो आप इसको, जैसे मैं कैसे बताऊं आपको ये बात, क्या ये साइड विजिबल है? चलो मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूँ। मान लो जो टेप है ना, इसके ये जो सन है, मान लो इसको सन मान, रुको इसे यूज़ करूँ मैं, चलो मैं इस मार्कर को यूज़ करता हूँ, चल जाएगा काम। देखो मान लो ये है अपने पास में, ठीक है, ये सन है मान लो। अभी सन जो है वो इसमें से उगा नहीं है, कंप्लीटली उगा नहीं है, सनराइज एक्चुअली हुआ नहीं है, सन इसके अंदर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से रेस दिख रही है, थोड़ी बहुत आपको रेस दिख गई तो पता लग रहा है कि हाँ यार सन, ऐसा लग रहा है जैसे सन दिख गया, मतलब सन की विजिबिलिटी आई है। कब? सनराइज होने के 2 मिनट पहले। अब सन बाहर निकल आया तो मतलब एक्चुअली सन दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, सन डूब रहा है, 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 डूब गया पूरा का पूरा, ये लो। अब सन तो डूब गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर सन होने की वजह से, इसके अंदर की साइड में सन होने की वजह से इस साइड में अभी भी रेस दिख रही है, मतलब सन की विजिबिलिटी अभी भी है, सन की विजिबिलिटी है। सन तो डूब चुका है, तो सन के डूबने के 2 मिनट बाद भी इंसान को कंटिन्यू विजिबिलिटी दिखती है सन की, समझ गए क्या? तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मतलब टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड एपरेंट सनसेट, तो भी सनसेट जो है, एपरेंट मतलब होता है झूठा सनसेट, एपरेंट शब्द का मतलब है झूठा, और एक्चुअल मतलब है सच्चा। तो सच में जब सनसेट हुआ है और एक झूठ में सनसेट हुआ है, मतलब लग रहा है कि सनसेट हो गया है, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना निकला? 2 मिनट, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। दूसरा, टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनराइज एंड एपरेंट सनराइज इज 2 मिनट। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट्स आपका, मतलब 4 पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 1 कूलाम की बात करें तो 1 कूलाम, ये सी जो है वो कूलाम है, वो यूनिट है चार्ज की। 1 कूलाम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है या फिर प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक है। तो जो 1 कूलाम का चार्ज है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं, आपके सामने वैल्यू रखी पड़ी है, बहुत काम की वैल्यू है, डायरेक्ट उठ के आ सकती है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब जाकर 1 कूलाम का चार्ज बनता है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टेंस की बड़ी बहन है ये, रेजिस्टिविटी। मेटल्स और अलॉयज में बात करें तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी? डेफिनेटली कम होगी। कितनी है? 10⁻⁻8 से ओम मीटर से, मतलब 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। देखो माइनस में जा रहा है वैल्यू, मतलब बहुत ही कम है। मेटल्स और अलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इनकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं देंगे। दूसरा, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर आप समझते हैं, लाइक प्लास्टिक हो गए, लकड़ी हो गए, इन सब के लिए रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है। ये वैल्यूज आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सब के सब नंबरिकल फैक्ट्स हैं, ठीक है। फिर भी इस पे थोड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन जो हो सकती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दूसरा, टंगस्टन मेटल जो होती है, क्योंकि देखो टंगस्टन जो मेटल है इसका इस्तेमाल किया जाता है बल्ब्स के अंदर, और बल्ब के अंदर आपको पता है कई बार टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है और हाई इलेक्ट्रिक करंट से जूझना पड़ता है, तो जो फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है। अब इतने हाई इलेक्ट्रिक करंट से जो हीट जनरेट होगी, क्या उससे वो मेटल पिघलेगी नहीं?
नहीं पिघलेगी। क्या वजह है नहीं पिघलने की? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है। 3380 डिग्री सेल्सियस मतलब भट्टी में डालोगे ना तो भी मुश्किल है टंगस्टन का पिघलना। अब समझते हैं 1 किलोवाट आर, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाली वैल्यूज है ना। 1 किलोवाट आर इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, पर डायरेक्टली याद रखोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो वन वर्ड आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो डायरेक्टली काम आएगा। 1 किलोवाट आर की बात करें तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। अगर जूल में रखोगे तो वैल्यू आएगा ये। अगर वाट सेकंड में रखोगे, क्योंकि एक जूल को ही आप 1 वाट सेकंड कहते हो, है ना, तो 3.6 × 10⁶ जूल या फिर 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड। क्लियर है क्या? ये दोनों ही वैल्यूज किसके हैं? 1 किलोवाट आर के। आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे, ठीक है। आगे समझो, ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। इस लाइन का मतलब अगर समझ में ना आया हो तो बड़ा बेसिक सा बताता हूं आपको। ये बात बेहतर ढंग से मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो सनलाइट के माध्यम से ही वो फूड का सिंथेसिस करते हैं, राइट। मतलब फूड की एनर्जी को अगर बनाना है तो उसके लिए सन एनर्जी को लेना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि जो प्लांट है अगर उसने सन की सारी एनर्जी ले ली तो वो फट जाएगा, जल जाएगा। फट नहीं जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि सनलाइट में बहुत एक्सट्रीमली हाई एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी का सिर्फ 1%, मतलब 100% एनर्जी अगर सन दे रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ 1% लिया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। और ग्रीन प्लांट उसकी सनलाइट की 1% एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक धुएंधार धमाकेदार वीडियो के साथ में, हमारा लेक्चर नंबर 3, जो हर फैक्ट सीरीज में सबसे तगड़ा होगा, ट्रस्ट मी। उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे आपके, और उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा आपको, बहुत डीप और बेसिक के साथ चलेगा वो। तब तक के लिए हम चलते हैं, क्या कर, जय श्री राम।